Good morning, students. Today we will study the next part of our first chapter of class 10 chemistry. Burning of magnesium ribbon. Last day we had studied about the burning of magnesium ribbon. Burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of magnesium ribbon is a chemical change. The reaction is magnesium plus oxygen. It forms magnesium oxide. We will balance it 2Mg plus O2, 2MgO. This is magnesium and this is oxygen. Magnesium combines with oxygen to form magnesium oxide. Magnesium and oxygen has different property and magnesium oxide has entirely different property. So we can say that there is a chemical change going on. हम कह सकते हैं केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम पहले से हमको पता है केमिकल चेंज होता है. केमिकल चेंज क्यों होता है? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होता है. बिफोर बर्निंग इट इट इज़ क्लीन्ड विथ सैंड पेपर. लेकिन उसको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं उससे पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं. क्यों क्लीन करते हैं? टू रिमूव द लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है. देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द मैग्नीशियम रिबन विच इज ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो इस बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है. उस लेयर को हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सैंड पेपर. जैसे जंग जो होता है तो स्रेस कागज जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? उसको रिमूव करते हैं, जंग को हटाते हैं. आयरन के ऊपर जो रस्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए. उसी तरह से मान लेते हैं मैग्नीशियम का रिबन है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है मैग्नीशियम के ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का. इस लेयर को हम हटाएंगे. क्यों हटाएंगे? रिमूव करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन आएगा. अगर इसके ऊपर लेयर है तो वह मैग्नीशियम से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और फिर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब कांटेक्ट नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा. तो इस रिएक्शन को कंटिन्यू कराने के लिए, प्रोसीड कराने के लिए हमको सबसे पहले सैंड पेपर से उसके ऊपर जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा. यह जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस. हियर इज बेसिक एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट हैज फॉर्मूला MgCO3. तो MgOH का होल ट्वाइस और MgCO3 यह दोनों मिक्स होता है. उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा होता है. दोनों का बेसिक नेचर का होने के कारण से इसको बेसिक बोलते हैं. बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको रिमूव कराएंगे. रिमूव कराने के बाद उसको फिर क्या कराएंगे? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तब सही से जलेगा. और भी केमिकल चेंज में हम लोग एग्जांपल देखते हैं. इसके पहले भी देखें. बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी भी चीज को जलाना जब कंबाइन करेगा. बर्निंग मतलब कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन. तो जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा और यह जो ऑक्साइड होगा इंटायरली डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा. एक चीज और ध्यान क्या रखना है इसमें, यहाँ पे वी हैव टू, हमको ध्यान यहाँ रखना है एक चीज का. मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है तो यहाँ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सिंपल फिजिकल मेथड से, बाय द सिंपल फिजिकल मेथड्स वी कैन नॉट रिवर्स बैक दिस रिएक्शन. हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, रिएक्टेंट को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. तो केमिकल रिएक्शन का यह एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है. वी कैन नॉट रिवर्स द प्रोडक्ट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड. सिंपल फिजिकल मेथड में क्या क्या आएगा? जैसे सिंपल फिजिकल मेथड में हीट कर दिए या फिर उसको टेम्परेचर डाउन कर दिए. जैसे मान लेते हैं वाटर है हमारे पास, तो वाटर को अगर हम फ्रिज में डाल देंगे तो यह आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आइस को हीट करेंगे तो यह वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यह सिंपल फिजिकल मेथड से हम रिवर्स कर सकते हैं. तो यहाँ जो चेंजेज हो रहा है फिजिकल चेंज हो रहा है. लेकिन यहाँ here magnesium combines with oxygen to form magnesium oxide, but this magnesium oxide cannot be reversed back into magnesium and oxygen by simple physical method. We have to apply chemical processes to reverse or get the reactant again, but we cannot get the reactant in simple physical methods. मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में फिजिकल मेथड, भौतिक तरीकों से हम उसको बदल नहीं सकते हैं आसान तरीकों से. उसके लिए हमको केमिकल प्रोसेस का यूज करना होगा. तो दे कैन बी रिवर्स बैक बाय केमिकल प्रोसेसेस. तो केमिकल प्रोसेस का यूज करेंगे तभी यह रिवर्स होगा. लेकिन फिजिकल चेंजेस को सिंपल फिजिकल मेथड से हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं.
और एक चीज़ जो बॉन्ड में कल बताए थे, H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ जो बॉन्डिंग बनेगा इसमें ध्यान रखना है, H ऊपर होगा, ऑक्सीजन विल बी एट अपर एंड एंड हाइड्रोजन विल बी एट द लोअर एंड। ऑक्सीजन हियर इट विल बी द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। तो ओल्ड बॉन्ड जो होगा, पुराने जो बॉन्ड होंगे, रिएक्टेंट में जो बॉन्ड होगा टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, यहाँ जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग होगा और यहाँ जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग होगा, यह बॉन्डिंग टूटेगा, यह दोनों बॉन्ड टूटेगा और फिर एक हाइड्रोजन इसका, दो हाइड्रोजन इसका इस ऑक्सीजन से जाकर कंबाइन करेगा। तो यहाँ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड that is present in the reactant side and formation of new bond in the product side will take place। तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट में। here it will central atom will be oxygen because one oxygen requires two hydrogen atoms, one two oxygen atom requires two hydrogen atom। तो एक ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे दो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। The next topic is characteristics of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन और नॉट। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं, वैसे हम पता लगा सकते हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिसाइड वेदर द केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन और नॉट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो गैसेस इवॉल्व होने के, बाहर निकलने के चांसेस होते हैं कि केमिकल रिएक्शन के समय गैसेस इवॉल्व हो, बाहर निकले। सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। सारे रिएक्शंस में तो नहीं, इन नॉट इन ऑल द रिएक्शंस बट इन सम रिएक्शंस देयर आर इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, गैस इवॉल्व होता है। तो वहाँ पर हम डिसाइड करके बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे जिंक का बात करेंगे तो जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक के छोटे छोटे दाने होते हैं। जिंक ग्रैनुअल्स को जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हो गया कि एक्वस फॉर्म में, वाटर उसमें मिक्स है, कंसंट्रेशन इसका कम होगा। तो ऐसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम जिंक के ग्रैनुअल्स को, दाने को डालते हैं तो वहाँ पे जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में जब देखेंगे तो बबल्स का फॉर्मेशन होगा, और वह जो बबल्स होगा कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। तो यह हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ सॉल्यूशन से निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि गैस इवॉल्व हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया केमिकल रिएक्शन का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जिंक जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व थ्रू द सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस चूंकि सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा इसलिए हम इसके बाद ये एरो अप की तरफ दिखाते हैं। यह जो एरो अपवर्ड है यह शो करता है कि केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैसेज हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन से बाहर निकल रहा है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, अगर हम जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट बनेगा। दोनों सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट या सल्फेट सॉल्ट है जिंक का, लेकिन दोनों में रिवॉल्व कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस ही होगा। थर्ड रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेशन किसका होगा, सोडियम क्लोराइड का, जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। सेकेंड, वाटर का फॉर्मेशन होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगा वह सॉल्यूशन से बाहर आएगा, यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैसेज होगा, इसलिए हम यहाँ एरो ऊपर की तरफ दिखाते हैं। कहीं कहीं पे आएगा टेस्ट करने के लिए, हाउ कैन यू टेस्ट वेदर सम गैसेज आर इवॉल्व्ड और नॉट। हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जब हाइड्रोजन गैस को अगर हम फ्लेम के पास ले जाते हैं या बर्निंग कैंडल के पास ले जाते हैं तो हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल। तो हाईली इन्फ्लेमेबल होने के कारण से यह बर्न करता है, जैसे क्रैकर्स बर्न होते हैं पॉप साउंड के साथ। तो हाइड्रोजन गैस अगर हम मान लेते हैं कि जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, जिंक क्लोराइड बना, तो वहाँ जो गैस इवॉल्व हो रहा है उस गैस को अगर हम ट्यूब से पास कराते हैं, और ट्यूब जो है मान लेते हैं कैसा बीकर रखते हैं, यहाँ इसके ऊपर एक ट्यूब लगा देते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें डालते हैं जिंक। तो जिंक जब डालेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाएगा जिंक प्लस HCl बनाएगा ZnCl2,
प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो गैस ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा। गैस जब इवॉल्व होगा बाहर निकलेगा तो यहाँ पे यह जो इसके माउथ होगा इसके पास अगर हम कैंडल बर्निंग कैंडल लाते हैं तो यहाँ ये जो जलेगा पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो पॉप साउंड शो करता है कि हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग करना होगा तो इसको लाइम वाटर से पास कराते हैं। लाइम वाटर होता है, आगे पढ़ेंगे, तो लाइम वाटर जो होता है उसके ऊपर से पास कराएंगे तो इसमें क्या होगा, उसका जो कलर होगा लाइम वाटर के ऊपर इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो उसका सॉल्यूशन का कलर मिल्की वाइट हो जाता है। और अगर कलर चेंज हो गया, इफ देयर इज ए कलर चेंज, इफ द कलर बिकम्स मिल्की वाइट, वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस is present there. Now the second property of the chemical reaction is formation of precipitate. Precipitate, some chemical reactions are characterized by formation of precipitate. First property was for evolution of gas and second property is formation of precipitate. Precipitate होता क्या है? A precipitate is a solid product which separates from the solution during a reaction. किसी भी रिएक्शन के समय सॉल्यूशन में अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस उससे सेपरेट होकर बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। प्रिसिपिटेट सॉलिड प्रोडक्ट है, यह प्रोडक्ट में आएगा और कैसा होगा, सॉलिड होगा, और यह सेपरेशन इसका होगा सॉल्यूशन से। सेपरेशन होने के अलावा यह क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इट विल सेटल डाउन, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। चूंकि सॉलिड है सॉल्यूशन में यह क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे। इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। जैसे पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड अगर रिएक्शन कराते हैं PbNO3 लीड नाइट्रेट से तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, साथ में बनेगा लीड आयोडाइड। लीड आयोडाइड विल बी सेटल डाउन, तो यह सेटल डाउन हो जाएगा तो इसलिए एरो डाउनवर्ड दिखाते हैं क्योंकि यह सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे। जो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा उसमें एरो अपवर्ड की तरफ, और जो सॉल्यूशन में सेटल डाउन सॉलिड प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट जो बनेगा, सॉलिड सब्सटेंस जो बनेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लीड आयोडाइड इज ए सॉलिड प्रोडक्ट। लीड आयोडाइड यह येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और चूंकि यह सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पे तो इसलिए एरो डाउनवर्ड दिखाते हैं। और जो ऊपर की तरफ जाएगा जैसे गैस इवॉल्व होगा तो उसमें एरो अपवर्ड की तरफ दिखाएंगे। यह सॉल्यूशन जो होगा लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का, द सॉल्यूशन विल बी कलरलेस, यह कलरलेस होगा, इसका रंग नहीं होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसका सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट उसमें बनेगा। सेकंड रिएक्शन, सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, द कलर विल बी रेड एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेरियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होगा तो रेड कलर का सॉल्यूशन शुरू में रहेगा, बाद में यह कैसा हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहाँ जो प्रेसिपिटेट बना व्हाइट हुआ। तो इन दोनों को हम कलर चेंज में भी देख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन का पहले कलरलेस था, यहाँ येलो हो गया, यहाँ रिएक्शन से पहले रेड था और यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। तो कलर चेंज में भी यह रिएक्शन आ सकता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इट इज ऑल्सो द सेम रिएक्शन विल बी स्टडीड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो याद रखना है इसको। और प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कलर चेंज, तो चेंज इन कलर, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें कलर चेंज होता है, तब हम बता पाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो कलर चेंज होगा वहाँ पे तब हम बता पाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। जैसे पर्पल कलर अगर पोटेशियम परमैंगनेट है उसको अगर हम साइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्यूशन जो होगा कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इनिशियली KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट का अगर साइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो यह बनेगा परमैंगनिक एसिड और पोटेशियम साइट्रेट। तो इनिशियली जो कलर था वह कैसा होगा, पर्पल होगा। तो शुरू में पर्पल कलर और बाद में यह कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस, कोई कलर नहीं रहेगा। तो द सॉल्यूशन विल बी इनिशियली पर्पल, देन इट विल टर्न टू कलरलेस। व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विद साइट्रिक एसिड इट बिकम्स कलरलेस फ्रॉम इट्स इनिशियल कलर पर्पल। तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन हो गया साइट्रिक एसिड के साथ, तो कलर चेंज होता है, तब भी हम बता पाते हैं कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी है। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को पास कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो कि ऑरेंज कलर का होता है,
इनिशियली। तो ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो होगा K2Cr2O7, यह पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसको सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो यह जो कलर चेंज होगा फाइनली क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो K2Cr2O7 साथ में इसको एसिडिफाई कर दिए, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, अब इसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो यह जो कलर हो जाएगा रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन का कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो यह जो कलर चेंज ऑरेंज से ग्रीन हो गया, यह बताता है कि कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन इज गोइंग ऑन। द चेंज इन कलर shows that the reaction is going on and it is a characteristic property of the chemical reaction। इस रिएक्शन के यूज हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने में करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए हम लोग उसको लाइम वाटर से पास कराते हैं, मिल्की वाइट हो जाएगा। तो उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, उसको टेस्ट कराने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग इस रिएक्शन का यूज करते हैं। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाई करने के लिए उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, एसिडिफाई हो जाएगा, यह पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इनिशियल कलर कैसा होगा, ऑरेंज। जब सल्फर डाइऑक्साइड इसके ऊपर डालेंगे तो यह सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो यह जो चेंजिंग कलर हो रहा है ऑरेंज से ग्रीन, या फिर जो यहाँ हम देख रहे हैं पर्पल से कलरलेस हो गया सॉल्यूशन, इन दोनों रिएक्शन को हम देख के बता सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। तो कलर चेंज होगा तो हम बता पाएंगे कि रिएक्शन इज गोइंग ऑन और नॉट। Next point is, the next characteristic is change in temperature. Change in temperature, some chemical reactions are accompanied or characterized by change in temperature। कुछ ऐसे chemical reaction होते हैं जो हम बता सकते हैं कि हो रहे हैं कि नहीं, किसके आधार पे, टेम्परेचर चेंज के आधार पे। तो टेम्परेचर चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो इंक्रीज हो सकता है टेम्परेचर, रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसके बेसिस पे जो चेंज इन टेम्परेचर वाले रिएक्शन होंगे जिनमें टेम्परेचर चेंज होगा, उन रिएक्शंस को दो पार्ट में बांटा गया। द रिएक्शंस इन विच देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। एक्सो मीन्स आउट, थर्मिक मीन्स हीट। तो वैसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट इवॉल्व मतलब आउट, जिसमें हीट बाहर निकलता, वैसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलते हैं उसको एक्सोथर्मिक। सिंपल, एक्सो मीन्स याद रखना है आउट, थर्मिक मीन्स हीट, थर्मल मीन्स हीट होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट आउट होता है यानी बाहर निकलेगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, इसका मतलब रिएक्टेंट का टेम्परेचर कम होगा और प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पहले एक इसमें टर्म है जो याद रखना है हम लोगों को, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। सेकेंड वन इज CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग लाइम वाटर या इसी को स्लैक लाइम कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। यह तीन टर्म हमेशा आएगा, आगे भी पढ़ना है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना है। तो अगर हम देखते हैं व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर, जब हम क्विक लाइम को, इस क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन होने के साथ साथ ए लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे कि एक ग्लास है, उसमें पानी रखेंगे, पानी में जब हम चूना डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को डालने के बाद वह जो पानी है खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है, और जो ग्लास है वह हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्विक लाइम जो था, कैल्शियम ऑक्साइड जो था, वाटर से रिएक्शन करके लाइम वाटर का फॉर्मेशन किया, और इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखेंगे तो हमारे बॉडी में जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन में हम लोग देखे हैं कि ग्लूकोज है, यह कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज करता है, जो किस रूप में जमा होता है, ATP के रूप में। तो ATP में जो एनर्जी आता है, बेसिकली कौन सा एनर्जी होता है, हीट एनर्जी ही उसमें जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो रिस्पायरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज हियर द टेम्परेचर इंक्रीजेज आफ्टर द रिएक्शन। टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है। एक्सो मीन्स आउट, थर्मिक मीन्स हीट, याद रखना है। एक्सो मतलब जिसमें हीट बाहर निकलता है,
तो वैसे रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर निकलेगा उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे लाइम वाटर को जब हम देखेंगे तो लाइम वाटर जो होता है इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन तीनों टर्म को याद रखना है बेसिकली। कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम इसको कहते हैं या फिर इसको क्विक लाइम कहते हैं। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको लाइम वाटर या स्लैक लाइम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइदर यू कॉल इट लाइम वाटर और स्लैक लाइम। एंड अनदर वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है, इसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। इन तीनों का यूज आगे भी आएगा इसलिए इसको याद रखना है। तो चेंज इन टेम्परेचर दो तरीके से हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, दैट इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। The fifth property of chemical reaction is change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर में हम लोग देख चुके हैं कि इंक्रीज अगर होगा, इफ देयर विल बी इंक्रीज इन द टेम्परेचर इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन द टेम्परेचर आफ्टर द रिएक्शन इट विल बी कॉल्ड इंडोथर्मिक। इंडो मीन्स इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, थर्मिक मतलब हीट। तो जिसमें हीट हमको देना पड़े या जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जो हीट रिलीज करेगा उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे, और जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा अंदर की तरफ लेगा उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, तो हीट इसमें एब्जॉर्ब होगा। जैसा हम देखते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को स्टडी करेंगे तो इस रिएक्टेंट का टेम्परेचर और इस प्रोडक्ट का टेम्परेचर, इसको हम देखते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का टेम्परेचर को देखेंगे तो रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम हो जाएगा। फाइनली बीकर विल बिकम कोल्ड, बीकर जो होगा ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब बीकर क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो हीट जहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन किया तो जो इनिशियल टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, लेट इनिशियल टेम्परेचर भी 20 डिग्री and final temperature भी 15 डिग्री सेल्सियस। there is a decrease in the temperature, टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो जहाँ भी टेम्परेचर डिक्रीज हो मतलब टेम्परेचर वहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, इसको हीट करते हैं तो लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लाइमस्टोन जो इधर था किस में बदल गया, क्विक लाइम में बदल गया। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है इसमें हमको हीट देना पड़ रहा है। तो एक चीज़ों दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर रिएक्टेंट में हमको हीट देना पड़े, इनिशियल शुरू में हमको हीट देना पड़े, इफ़ वी अप्लाई हीट इन द रिएक्टेंट साइड, अगर हम हीट रिएक्टेंट साइड में देते हैं या रिएक्शन से पहले हमको हीट देना पड़े, तो जहाँ पे हमको हीट देना पड़े या जहाँ पे सब्सटेंस के प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम हो जाए तो ऐसे रिएक्शंस को इंडोथर्मिक। और जहाँ पे प्रोडक्ट में हीट आए तो प्रोडक्ट साइड में हीट आएगा, तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है और हीट इवॉल्व हो रहा है तो इसको कहाँ रखेंगे, एक्सोथर्मिक में। और जो रिएक्टेंट साइड में हीट अगर रिएक्शन में लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वह कैसा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इंडो जो हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट जब एब्जॉर्ब होगा या तो एरो के ऊपर या एरो के पहले लिखेंगे या फिर प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट कहाँ लिखा होगा, प्रोडक्ट में लिखा होगा। तो प्रोडक्ट में जो हीट लिखा होगा वह हमको शो करेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्टेंट में हीट लिखा रहेगा तो हम भी समझेंगे कि वह कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। बेसिक याद रखना है, इंडो मीन्स इनसाइड जो हीट को एब्जॉर्ब करे, एक्सो मीन्स आउटसाइड जो हीट को रिलीज करे। दूसरा हम कह सकते हैं कि जिसमें फाइनली टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें फाइनली टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, तो जहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है एक्सोथर्मिक, जहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द लास्ट प्रॉपर्टी या द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन स्टेट। जो लास्ट प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट है। स्टेट कल बताए थे, स्टेट में या तो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन स्टेट होता है, अभी तो तीन ही हमको पढ़ना। तो चेंज इन स्टेट को अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे और हाइड्रोजन है। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को मान लेते हैं इस रूम में, एज्यूम कर लेते हैं कि इस रूम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस है, मिक्स है सिर्फ, इसके अलावा और कोई गैस नहीं। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक स्पार्क
इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर हम देते हैं, इस रूम में जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेज होंगे इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण से आपस में कंबाइन करेंगे रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं? जनरली 20 to 30 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या मानते हैं? रूम टेम्परेचर। हर जगह आएगा, याद रखना इसको। वी मस्ट रिमेंबर द रूम टेम्परेचर इज एज्यूम टू बी 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। 20 to 30 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को हम लोग क्या मानते हैं? जनरली रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे दोनों में अगर हम कॉम्बिनेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? H2O का। और H2O जो फॉर्म होगा वह किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। तो इनिशियल स्टेज में देखते हैं दोनों गैसियस फॉर्म में था, फाइनली दोनों किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। तो यहाँ जो गैस से लिक्विड का स्टेट चेंज हो गया, यह भी हमको डिटरमाइन कराता है, बताता है कि रिएक्शन हो रहा है। तो चेंज इन स्टेट इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन whether it is solid, liquid or gas. The second example is burning of wax. अगर हम wax को जलाते हैं, whose formula is C25H52. It is initially in solid state. wax जो होता है, मोम जो होता है, इनिशियली सॉलिड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन से कंबाइन करके यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर का फॉर्मेशन करता है। तो इनिशियली यह सॉलिड था, ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, वाटर जो होगा वेपर के फॉर्म में होगा, यह भी गैसियस फॉर्म में ही होगा, वेपर के फॉर्म में होगा। तो दोनों गैसियस फॉर्म में है। तो इनिशियली यह सॉलिड स्टेट में है और यह दोनों किस फॉर्म में बना? गैसियस फॉर्म में। वाटर है लेकिन वेपर के फॉर्म में है, इसलिए उसको गैस लिखेंगे। तो जो वैक्स होता है यह जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो यह किस में चेंज हो जाता है? गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो वैक्स जो था सॉलिड से किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। तो यह जो स्टेट चेंज हुआ यह हमको दिखाता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। The change in state here shows that chemical reaction is going on. Burning of wax. एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, burning of wax and melting of wax. तो दोनों में डिफरेंस है। Melting of wax, melting of wax and burning of wax. Burning of wax is a chemical change while melting of wax is a physical change. Because मेल्टिंग ऑफ वैक्स अगर मेल्ट करता है, मोम को अगर हम पिघला देते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं, तो उसको हम रिवर्स बैक कर सकते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंज वाइल बर्निंग ऑफ वैक्स। जब इस वैक्स को जला देंगे तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना इसका प्रॉपर्टी अलग और जो इनिशियल में वैक्स था उसका प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होगा। तो दोनों का प्रॉपर्टी चूंकि यहाँ चेंज हो गया, यहाँ नया सब्सटेंस बन गया। तो जब वैक्स को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो यहाँ नया सब्सटेंस बनता है। इसलिए बर्निंग ऑफ वैक्स को हम लोग किस में रखते हैं? केमिकल चेंज में। लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स अगर हम कराते हैं, वैक्स को मेल्ट कराते हैं, तो वहाँ पे जो मेल्टिंग होगा वैक्स का वह कौन सा चेंज होगा? स्टेट चेंज होगा, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, सब्सटेंस नया नहीं बनेगा। इसलिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंज वाइल बर्निंग ऑफ वैक्स इज ए केमिकल चेंज। चैप्टर 1 का जो नोट्स है उसका PDF फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो हम अपलोड किए थे उसके डिस्क्रिप्शन में, तो उसको डाउनलोड करके और उस नोट्स को पहले लिख लेना है। उसके बाद से नोट्स को सामने रख के तब जाकर इसको स्टडी करना है, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर होगा।